हेलो एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल कोर्सोलॉजी हब। आपका हमारे कोर्सोलॉजी हब के चैनल पर जोरदार स्वागत है। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि पीआरटी स्पेशल एजुकेशन के एग्ज़ाम रिलीज़ हो चुकी हैं और स्पेशल एजुकेशन में हमने से एक सीरीज़ चला रखी है पूरा कोर्स कराने का। उसी क्रम में हमने अपने पहले वीडियो में आपको बोनापन के बारे में पूरा कंप्लीट नॉलेज विद एक्सप्लेनेशन और विद बिल्कुल जेन्युइन फैक्ट्स के साथ आपको पढ़ाया। और आज उसी क्रम में हम अपना दूसरा टॉपिक लेकर के आ गए हैं, एसिड अटैक। हमारे चैनल ने पहले भी एसिड अटैक के बारे में आपको पढ़ाया है, लेकिन उसके साथ साथ जैसे जैसे समय बदलता है तो कुछ चीज़ें और अपडेट हो जाती हैं, कुछ चीज़ें और पता लगती हैं, कुछ और बेहतर तरीक़ों से पता चलती है कि किस तरीके से आपको और बेहतर तरीके से तेज़ाब हमले के बारे में बताया जा सकता है। आपको पता है कि जैसा कि पहले PWD एक्ट यानी कि पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट 1995 था, उसके अंतर्गत जो हमारी डिसेबिलिटी की संख्या थी वो थी 7। उससे पहले RCI एक्ट के अंतर्गत 4 थी, फिर 4 से 7 हुआ और उसके बाद RPWD एक्ट, ठीक है, उसके अंतर्गत अब उसको 7 से बढ़ा करके 21 कर दिया गया है। उसी में पहले हमने लोकोमोटर की सीरीज़ चालू की है और लोकोमोटर में सबसे पहले हमने आपको बोनापन के बारे में बताया और आज हम आपको एसिड के बारे में पूरा कंप्लीट वीडियो बताने वाले हैं। अगर आप इस वीडियो को बड़े ही ध्यान से, पेशेंस के साथ और अच्छे तरीके से पूरे चैप्टर को पढ़ते हैं तो विश्वास मानिए आपको यहाँ वहाँ नेट, गूगल और कहीं कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। जितनी इन्फॉर्मेशन आपको हमारे चैनल से सटीक, यूनिक और अच्छी जानकारी मिलेगी, वो जानकारी आपको कहीं से मिलने वाली नहीं है। तो जिन लोगों ने भी अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर दें और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें चैनल को। और आपको मैं बता देना चाहता हूँ कि आपके एग्ज़ाम के तहत ही आज ये वीडियो मैं रात के अभी 1:30 बज रहे हैं रात के और मैं शूट कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि आपके एग्ज़ाम से पहले जल्दी से जल्दी अगर आपका कोर्स कंप्लीट हो जाए तो आपके लिए बेहतर होगा। इसीलिए हम भी पूरा एफर्ट लगा रहे हैं। तो आप भी लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और अगर आपको हमारा काम अच्छा लगे तो आप हमें गूगल पे और फ़ोनपे के माध्यम से हमें सपोर्ट कर सकते हैं ऊपर दिए हुए नंबरों के ऊपर दोस्तों, ठीक है। तो चलिए फिर ज़्यादा देर ना करते हुए हम लोग स्टार्ट करते हैं अपने वीडियो को। तो दोस्तों, सबसे पहले हम तेज़ाब पीड़ित के बारे में जानेंगे और उसके बाद में हम इन सारे फैक्ट्स के बारे में क्लियर करेंगे। सबसे पहले आप जानिए कि ये तेज़ाब पीड़ित जो है, मतलब ये कैसे बना, इस कानून को बनाने के पीछे क्या कारण था। सबसे पहले हम इस बात को जान लेते हैं। ये घटना है साल, मैं इधर लिख देता हूँ, वैसे तो मैंने बोर्ड पहले से ही भर रखा है लेकिन मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, साल 2013, ठीक है। साल 2013 के अंदर दिल्ली के अंदर और पूरे देश के अंदर एक ऐसी क्रांति, एक ऐसा मूवमेंट खड़ा हुआ, जो मूवमेंट एक बहुत ही ज़बरदस्त मूवमेंट था। वो मूवमेंट क्या था? वो मूवमेंट जिसके कारण दिल्ली की सत्ता बदल गई, जिसके कारण केंद्र की भी सत्ता बदलने का वो एक प्रमुख कारण था। आपको पता है कि दिल्ली के अंदर उस समय में शीला दीक्षित की सरकार हुआ करती थी, कांग्रेस पार्टी की, और केंद्र के अंदर भी मनमोहन सिंह की सरकार हुआ करती थी। और देश में एक बहुत ही बड़ा मुद्दा था जिसका नाम था महिला सुरक्षा, यानी कि महिला सुरक्षा। महिला सुरक्षा, महिला सुरक्षा एक बहुत ही बड़ा मुद्दा था, क्योंकि आपको पता है कि वुमेन सिक्योरिटी को लेकर के ही अभी जो DTC बसों में आप देख रहे हैं, होम गार्ड वुमेन सिक्योरिटी को लेकर के पूरे दिल्ली के अंदर CCTV कैमरा देख रहे हैं। या मैं खाली दिल्ली और केंद्र की नहीं, मतलब केंद्र सरकार, दिल्ली सरकार और तमाम राज्य सरकारों के द्वारा जो वुमेन सिक्योरिटी के लिए काम किया जा रहा है, उसके पीछे एक कारण ये था कि साल 2013 में 2 घटनाएँ हुई थी। एक हुआ था दामिनी रेप कांड, आप सभी को पता होगा अच्छे तरीके से, और दूसरा हुआ था, आपको पता है कि जो एक लक्ष्मी अग्रवाल नाम की महिला थी, उसके ऊपर तेज़ाब का हमला हुआ था। और उसके कारण पूरे देश के सामने एक प्रश्न खड़ा हो गया था कि महिला सुरक्षा के ऊपर सरकार कौन से ऐसे कदम उठाए जिसके द्वारा महिलाओं को अच्छे तरीके से सुरक्षा दी जाए, और कौन से ऐसे कड़े कानून लाए जाएं जिसके द्वारा महिलाओं को उचित सुरक्षा दी जाए। आपको बता देना चाहता हूं कि पहले क्या होता था कि किसी महिला दहेज लेके नहीं आई तो उसके हस्बैंड ने उसके ऊपर चाय का प्याला फेंक दिया। किसी की सास के साथ अनबन हो गई, उसके ऊपर गर्म पानी फेंक दिया गया। किसी के साथ लड़ाई हुई, उसके ऊपर कोई गर्म तरल पदार्थ यानी कि सरसों का तेल या डीजल, पेट्रोल, कुछ ऐसा गर्म करके उसके ऊपर फेंक दिया गया, जिसके कारण उसको लॉस हो जाता था स्किन का, ठीक है। फिर क्या होता था, उसके बाद में कहाँ जाती थी, थाने के अंदर जाता था केस, और थाने के अंदर केस जाने के बाद में दोस्तों क्या होता था कि वहाँ पर जब मुकदमा दर्ज होता था और मुकदमा दर्ज होने के बाद जब न्यायालय जाते थे तो न्यायालय उनको न्याय संगत सज़ा नहीं दे पाता था, क्योंकि उस केस के अंतर्गत कोई भी प्रकार का ऐसा कानून नहीं था देश के अंदर जिसके अंतर्गत उनको कड़ी से कड़ी सज़ा
दी जा सके। और इसके कारण जो मुजरिम होते थे, जो अक्यूज़ होते थे, जो गुनहगार लोग होते थे, वो लोग बड़ी ही आसानी से बच करके निकल जाते थे। और इसको लेकर के केंद्र सरकार ने फिर गंभीरता से विचार किया, और गंभीरता से विचार करने के बाद में मैंने जो यहाँ पर लिखा है जस्टिस जे.एस. वर्मा, ठीक है, जस्टिस जे.एस. वर्मा की अध्यक्षता में साल 2013 में एक कमेटी का गठन किया गया। ठीक है, कब किया गया? साल 2013 में एक कमेटी का गठन किया गया। और जस्टिस जे.एस. वर्मा का जो फुल फॉर्म है, उनका नाम है जगदीश शरण वर्मा। ठीक है, आपसे सिंपली अगर क्वेश्चन पूछना होगा तो ये भी पूछा जा सकता है कि बताइए तेजाब पीड़ितों के ऊपर बनने वाली अध्यक्षता में किस कमेटी का नाम, मतलब उस कमेटी का नाम बताइए। तो आपको बताना है जे.एस. वर्मा कमेटी। अगर आपको हो सकता है कि वो जे.एस. वर्मा की जगह आपको फुल फॉर्म दे दे, तो आपको फुल फॉर्म भी पता होना चाहिए, जगदीश शरण वर्मा। नोटबुक पेन लेकर के बैठिए और उसको नोट कर लीजिए। ठीक है, तो इसी तरीके से अब हम पूरी बातों को बताएंगे अच्छे तरीके से। आपको एक एक पॉइंट, एक एक यूनिक बात आपको बताई जाएगी, ताकि आप आसानी से हर चीज़ों को समझ सके दोस्तों। ठीक है, तो फटाफट से भाई अब बात करते हैं मुद्दे की। तो यानी कि केंद्र सरकार ने एक जस्टिस जे.एस. वर्मा की कमेटी बनाई, और उस जस्टिस जे.एस. वर्मा की कमेटी ने क्या क्या रिकमेंडेशन दी, कैसे ये कानून बना, क्या हुआ। तो चलिए फिर ज़्यादा देर ना करते हुए एक एक पॉइंट को हम लोग समझना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम परिभाषा की बात करेंगे दोस्तों। परिभाषा क्या कहती है? परिभाषा क्या कहती है? परिभाषा कहती है कि तेजाब से आशय कोई भी ऐसा पदार्थ, याद रखिएगा, कोई भी ऐसा पदार्थ जिससे त्वचा का नाश हो जाए या त्वचा आंशिक तौर पर रूप से घायल हो जाए, वह पदार्थ तेजाब की श्रेणी में आएगा। यानी कि तेजाब की श्रेणी का मतलब ये नहीं है कि कोई भी जैसे मान लीजिए कोई कहे कि हमने तो गर्म पानी फेंका था, वो तेजाब थोड़ी है। कोई कहे हमने तो सरसों का तेल फेंका था, वो तेजाब थोड़ी है। तो सावधान, ठीक है। तेजाब का मतलब ये नहीं है कि तेजाब ही होगा। कोई भी ऐसा पदार्थ जिससे त्वचा का नाश हो जाए या त्वचा आंशिक रूप से घायल हो जाए, वह तेजाब की श्रेणी में आएगा। ठीक है, तो ये कौन से कहाँ से लिया गया है? ये लिया गया है RPWD एक्ट 2016। याद रखिएगा, ये कानून उठाया गया है, यानी कि ये जो परिभाषा उठाई गई है मेरे द्वारा, मतलब लिया गया है। ठीक है, ये RPWD एक्ट 2016 के द्वारा दोस्तों लिया गया है। तो ये बात आप बिल्कुल अच्छे से समझ लीजिए कि अगर आपसे, क्योंकि आपको पता है कि TGT स्पेशल एजुकेशन के एग्ज़ाम में भी परिभाषा पूछ ली गई थी, किसकी? तो सेरेब्रल पॉलिसी की। हो सकता है आपसे तेजाब पीड़ित की परिभाषा पूछ ली जाए। तो एक बार मैं फिर से अच्छे तरीके से रिपीट कर देता हूँ, इसको अच्छे से समझ लीजिए कि तेजाब से आशय ऐसा कोई पदार्थ जिससे त्वचा का नाश हो जाए या त्वचा आंशिक रूप से घायल हो जाए, तो वह पदार्थ तेजाब की श्रेणी में आएगा। ठीक है, तो यहाँ तक आई होप कि आपको अच्छे से परिभाषा क्लियर हो गई होगी कि कौन से पदार्थ तेजाब की श्रेणी में आएगा और कौन सा पदार्थ तेजाब की श्रेणी में नहीं आएगा। यहाँ पर मैंने 3 कंडीशन भी लिख दी है। कौन कौन सी? उस पदार्थ या जल जाए, अंग का नाश हो जाए, पूर्ण विकलांगता विद्यमान हो जाए। क्या क्या बताया? पहला बताया जल जाए, दूसरा बताया अंग का नाश हो जाए, और तीसरा बताया पूर्ण विकलांगता विद्यमान हो जाए। ठीक है, तो आई होप कि आपको परिभाषा से रिलेटेड सारी चीज़ें अच्छे तरीके से आपको क्लियर ज़रूर हुई होंगी। ठीक है, अब आगे बात करते हैं कि जस्टिस जे.एस. वर्मा की अध्यक्षता में मैंने आपको बताया कि साल 2013 में कमेटी गठित की गई, और उसके बाद इन्होंने अपनी रिकमेंडेशन दी साल 2014 में। कब दी रिकमेंडेशन? साल 2014 में इन्होंने अपनी रिकमेंडेशन दी भारत सरकार को। और उसमें क्या हुआ कि एक संशोधन किया गया आईपीसी की धारा में, आईपीसी की धारा 1860। कब संशोधन किया गया? आईपीसी की धारा 1860। ये नोट कर लीजिएगा, आपसे पूछा जा सकता है। आपको काफ़ी सारे यूट्यूब के ऊपर बताया जाएगा कि 326A 326B, लेकिन आपसे ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ये बताइए 326A और 326B को कौन सी आईपीसी की धारा में संशोधन करके जोड़ा गया है? तो आपको लगाना है दोस्तों 1860। याद रखिएगा ये नंबर 1860। ठीक है, और इसके अंतर्गत संशोधन करके, यानी कि अंग्रेजी वाले समझ लीजिए अमेंडमेंट करके, ठीक है, अमेंडमेंट्स करके इसके अंदर 326A और 326B को ऐड कर दिया गया, अमेंड करके। ठीक है, यानी कि संशोधन करके 326A और 326B को जोड़ा गया। अब ये वाला 326A और 326B क्या है, इसको समझ लीजिए, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन खूब उठ के आ सकते हैं अगर पेपर किसी समझदार व्यक्ति ने बनाया तो, और किसी ने हवे में बना दिया तब तो उसका भगवान मालिक है। ठीक है,
तो सबसे पहले बात करते हैं हम लोग 326A की। ठीक है दोस्तों, 326A की बात करते हैं। 326A क्या कहता है? तो 326A ये कहता है कि कम से कम, अगर देखिए 326A की सबसे पहले आप कंडीशन समझ लीजिए। ठीक है, 326A क्या कहता है कि अगर एक व्यक्ति ने दूसरे व्यक्ति के ऊपर हमला किया, ठीक है, किससे? किसी भी पदार्थ से, जिससे क्या हो, जल जाए, अंग का नाश हो जाए या पूर्ण विकलांगता हो जाए। ठीक है, और उसके ऊपर वो हमला हुआ, यानी कि वो व्यक्ति आंशिक रूप से या पूर्ण रूप से घायल हुआ, तो उसके ऊपर कौन सा लगेगा दोस्तों? उसके ऊपर लगेगा 326A। आपसे पूछा जा सकता है ये क्वेश्चन, बिल्कुल ध्यान रखिएगा, अपने दिमाग में बैठा लीजिए इस क्वेश्चन को कि एक व्यक्ति ने दूसरे व्यक्ति के ऊपर हमला किया और उसके ऊपर अगर ज़रा सा भी एक कणवा भी, ठीक है, छींटा पड़ गया, यानी कि बिल्कुल भी वो अफेक्ट हो गया, ठीक है, तो उसके ऊपर 326A लगेगा। अब 326A में क्या होगा ये भी जान लीजिए। 326A की धारा लगेगा तो कम से कम 10 साल के लिए वो बंदा गया। ठीक है, कम से कम भी अगर उसको सज़ा होगी तो 10 साल की सज़ा होगी, और अधिक से अधिक क्या हो सकता है? तो अधिकतम आजीवन कारावास होगा, यानी कि लाइफ टाइम प्रिजनमेंट उसको हो जाएगी, यानी कि लाइफ टाइम वो जेल के अंदर चक्की पीसेगा। ठीक है, तो भाई कम से कम भी जाएगा तो 10 साल के लिए जाएगा, और अधिकतम जाएगा तो लाइफ टाइम प्रिजनमेंट यानी कि आजीवन कारावास की सज़ा उसको हो सकती है। ठीक है, आगे अगर हम बात करें तो 326B की बात करते हैं हम लोग। 326B, ठीक है, 326B क्या कहता है? 326B कहता है कि भाई कम से कम, अब हाँ सबसे पहले इसको समझ लीजिए, एक व्यक्ति ने 326B की बता रहा हूँ, ठीक है, एक व्यक्ति ने दूसरे व्यक्ति के ऊपर हमला किया, ठीक है, लेकिन वो व्यक्ति हट गया या बच गया और वो उसके ऊपर हमला हुआ नहीं, यानी कि उसके ऊपर एक भी बूंद नहीं पड़ा। अगर एक भी बूंद पड़ जाता तो 326A लगता, लेकिन वो बिल्कुल बच गया, क्लीन बच गया। लेकिन ये प्रूफ हो गया कि इस व्यक्ति ने इस व्यक्ति के ऊपर हमला किया था, लेकिन ये व्यक्ति क्या हुआ? ये व्यक्ति पूरी तरीके से बच गया, तब उसके ऊपर कौन सा एक्ट लगेगा? उसके ऊपर लगेगा 326B। 326B। अब इसमें क्या सज़ा का प्रावधान है इसको समझ लीजिए। तो इसमें अधिकतम जो है वो कम से कम आपको 5 साल के लिए तो जेल की सज़ा, चक्की पीसिंग करनी पड़ेगी। ठीक है, कम से कम 5 साल के लिए चक्की पीसिंग, ठीक है, और अगर जज ज़्यादा खतरनाक हुआ तो अधिकतम सज़ा वो 7 साल तक का भी दे सकता है। ठीक है, तो ये तो 2 महत्वपूर्ण एक्ट हो गए, कौन कौन से? 326A और 326B। ठीक है, इसको तो आप बिल्कुल अपने दिमाग में बैठा लीजिएगा, पेन डायरी नोटबुक लेकर के बैठिएगा, ताकि आपको अच्छे तरीके से ये बात समझ में आ जाए। ठीक है, अब बात करते हैं भाई एक और महत्वपूर्ण एक्ट की, जिसका नाम है IPC की धारा 100। मैं सारे एक्ट आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि इन एक्टों से अगर क्वेश्चन बना तो हमारे किसी भी सब्सक्राइबर का क्वेश्चन छूटना नहीं चाहिए, उसका आंसर उसको पता होना चाहिए। ठीक है, तो IPC की धारा 100 क्या कहती है? IPC की धारा 100 कहती है कि आत्मरक्षा करने पर, हत्या या घायल करने पर मुकदमा दर्ज नहीं होगा। अब ये आत्मरक्षा की परिभाषा कैसे? जैसे मान लीजिए किसी के हाथ में तेजाब का गिलास है, ठीक है, और वो उसको हमला करना चाहता है, उसको घायल करना चाहता है, तो अगर उसने उसको कोई ऐसा पत्थर या कोई नोकीला पदार्थ या चाकू वगैरह लेके उसको आत्मरक्षा में मार दिया, ठीक है, तो उसके ऊपर किसी भी प्रकार का कानूनी कार्रवाई या मुकदमा या केस वगैरह उसके ऊपर रजिस्टर्ड नहीं होगा। अगर किसी महिला के ऊपर रेप अटेम्प्ट होता है तो उसमें भी नहीं होगा। ठीक है, किसी के ऊपर अगर कोई हमला करता है जान से मारने के लिए, उसमें भी नहीं होगा। कोई तेजाब हमला करता है तो नहीं होगा। यानी कि सीधी सी बात है, IPC 100 कहता है कि आत्मरक्षा। ठीक है, पुलिस क्या करती है? हमारी पुलिस सब लोगों को कहती है कि भाई आत्मरक्षा करो, कानून भी हमें आत्मरक्षा का अधिकार देता है। क्यों? क्योंकि जो हमारा अनुच्छेद है, आर्टिकल क्या बताया मैंने, अगर मैं यहाँ लिखूँ आर्टिकल 21 जो है, ठीक है, आर्टिकल 21 हमें क्या देता है? जीवन जीने का अधिकार देता है, जीवन जीने की सबको स्वतंत्रता है। तो इसीलिए IPC 100 जो है हमारा, ये दोस्तों हमें आत्मरक्षा करने पर, हत्या या घायल करने पर मुकदमा से बचने का छूट देता है। तो आपको ये 3 महत्वपूर्ण एक्ट मैंने बताए, 326A बताया, उसके बाद 326B बताया और IPC की धारा 100 बताई। अब मैं कुछ एक और महत्वपूर्ण धारा आपको बताता हूँ दोस्तों। उस धारा का नाम क्या है? उस धारा का नाम है 357C। अब ये बला क्या है 357C? इसको भी आप लोग अच्छे से समझ लीजिए कि 357C क्या है। 357C क्या कहता है? ये आदेश देता है कि कोई भी सरकारी यानी कि गवर्नमेंट या निजी अस्पताल यानी कि प्राइवेट हॉस्पिटल, प्राथमिक यानी कि फर्स्ट एड, ठीक है,
उपचार करने से यानी कि ट्रीटमेंट करने से या मुहैया कराने से मना नहीं करेगा। अगर किसी व्यक्ति के ऊपर सड़क के ऊपर एसिड का हमला हो जाता है, आसपास में कोई गवर्नमेंट हॉस्पिटल हो या प्राइवेट हॉस्पिटल हो, अगर उसको वहाँ ले जाया जाता है तो उसकी प्राइमरी क्योर करने के लिए, उसको प्राइमरी ट्रीटमेंट देने के लिए कोई भी सरकारी या एडेड या नॉन गवर्नमेंट हॉस्पिटल उसको बिल्कुल भी मना नहीं कर सकता। ये कौन सा सेक्शन कहता है? ये सेक्शन कहता है 357C। दिमाग में बैठा लेना सारे सेक्शन, यहीं से क्वेश्चन आएगा और आते ही टिक लगाना है आपको, ठीक है, क्योंकि 33 सेकंड मिलेगा बस एक क्वेश्चन के लिए DSSB में, और बाकी अदर एग्ज़ाम के लिए भी ये बहुत यूज़फुल और हेल्पफुल है दोस्तों। तो जहाँ भी स्पेशल के एग्ज़ाम होंगे वहाँ के लिए ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा रेलिवेंट है। उसके बाद बात करते हैं 357A, ठीक है। अब ये 357A क्या है? तो 357A कहता है कि मुआवजे का प्रावधान। मुआवजा मतलब उसको जो है जुर्माना जो लगेगा, उसको जो एक्स्ट्रा जो मतलब जो पैसे देने पड़ेंगे, उसका प्रावधान किस में किया गया है? उसमें किया गया है 357A में। इसमें क्या कहा गया है कि भाई जो जज होता है ना, वो कहेगा कि भाई जाओ तुम्हें इतने का फ़ाइन कर दिया, ठीक है, इतना फ़ाइन तुम भरो, इतनी सज़ा काटो, तो फ़ाइन के लिए वो 357A लगाएगा और फर्स्ट एड के लिए 357C और आत्मरक्षा के लिए 100 IPC की धारा और भाई 326A और 326B मैंने आपको बहुत अच्छे से बता दिया, स्टैब्लिश का बता दिया। उसके अलावा मैंने आपको परिभाषा बता दी इसकी कि परिभाषा क्या है, ठीक है। और अब मैं बताता हूँ आपको कुल मामले, यानी कि देखिए कुल मामलों की बात करें तो तो भाई उत्तर प्रदेश जो है अभी तक जो है वो टॉप पर है कुल मामलों में। देखिए डिफरेंस भी बताऊंगा कुल मामले और NCRB के मामलों के बारे में भी आपको डिटेल बताऊंगा। तो पहले कुल मामले सुन लीजिए। 260 केसेस हैं किसमें? उत्तर प्रदेश में। वेस्ट बंगाल में कितना है भैया? तो 248 अभी तक। और दिल्ली में कितना है? तो 114, ठीक है। ये सारे आंकड़े जो हैं ये NCRB के डाटा से उठाया गया है, ठीक है। NCRB का फुल फॉर्म क्या होता है? नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो। याद रखिएगा NCRB का फुल फॉर्म क्या होता है, ठीक है। नेशनल, N फॉर नेशनल, C फॉर क्राइम, R फॉर रिकॉर्ड और B फॉर ब्यूरो। अभी फुल फॉर्म लिख दूंगा, इसका चिंता मत करो, ठीक है। तो ये तो हो गया भाई तुम्हारा दो अभी तक का कुल मामला, ठीक है। उसके अलावा अगर हम बात करें तो NCRB 2018 के आंकड़ों के हिसाब से वेस्ट बंगाल जो है 2018 का उन्होंने जो लेटेस्ट आंकड़ा जारी किया है ना, वो 2018 तक का जारी किया, उसके हिसाब से बता रहा हूँ, ठीक है। वेस्ट बंगाल 50 केस के साथ एक नंबर पे है, यूपी 40 केस के साथ दूसरे नंबर पर है और दिल्ली 11 केसेस के साथ तीसरे नंबर पर है, ठीक है। तो ये दो आंकड़े आप याद रखिए। कुल केस पूछेगा तो आपको उत्तर प्रदेश लगाना है, अगर NCRB 2018 के आंकड़े के हिसाब से पूछेगा तब आपको वेस्ट बंगाल आंसर लगाना है, ठीक है। तो अभी तक में एक बार हम इसको पूरा रिकॉल कर लेते हैं ताकि फिर हम अगली स्लाइड पे जा सके, ठीक है। सबसे पहले मैंने आपको परिभाषा बता दी, ठीक है। परिभाषा जिसमें मैंने बताया ऐसा कोई भी पदार्थ जिससे त्वचा का नाश हो या त्वचा आंशिक रूप से घायल हो जाए। फिर मैंने हिस्ट्री बताई कि किस तरीके से इसकी आवश्यकता पड़ी, फिर मैंने ये सारे सेक्शन बताए और उसके बाद मैंने ये रिकॉर्ड बताया। और सबसे ज़्यादा जो है वो इस एसिड हमले से महिलाएं पीड़ित होती हैं, लगभग 57% से एबव जो है 57% से एबव जो है, ठीक है, वो महिलाएं पीड़ित होती हैं, ठीक है। वैसे ये आंकड़ा पूछा नहीं जाएगा क्योंकि ये फिक्स नहीं है ना, ठीक है। लेकिन आप जानते ही हैं कि ज़्यादातर जो है मंचले जो होते हैं वो यही कहते हैं कि तू मेरी नहीं हुई तो किसी की नहीं होगी, ठीक है। तो चलिए फिर आगे और समझते हैं और जानते हैं कि एसिड अटैक में और कौन कौन से पॉइंट हैं जहाँ से आपके क्वेश्चन बन सकते हैं। तो चलिए फिर आगे बात करते हैं हम लोग। सबसे पहले बात करते हैं NCRB के फुल फॉर्म की। तो मैंने आपको बताया था कि NCRB का फुल फॉर्म होता है नेशनल, N फॉर नेशनल, C फॉर क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो, ठीक है, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो। उसके अलावा मैं आपको दो सेक्शन और महत्वपूर्ण बताता हूँ जहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। सेक्शन 351, 351 एंड 506, ठीक है। ये क्या कहते हैं? ये कहते हैं कि एसिड की धमकी, याद रखिएगा, अगर किसी मंचले ने या किसी साजिशकर्ता ने या किसी ऐसे व्यक्ति ने किसी भी व्यक्ति को एसिड फेंकने की धमकी दी है कि आपको एसिड से आपका चेहरा या आपका शरीर या आपका कोई भी अंग ख़राब कर दूंगा, तो उसके खिलाफ़ आप धारा 506 और 351 के तहत आप उसके खिलाफ़ जो है
थाने में तहरीर या एफआईआर, यानी कि एफआईआर की कई बार दोस्तों एफआईआर की फुल फॉर्म भी पूछ ली जाती है जीके के तौर पे, ठीक है। तो याद रखना एफ फॉर फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट, ठीक है, लिख देता हूँ यहाँ पे फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट, ठीक है। आपको पता भी होना चाहिए, काफ़ी सारे लोगों को नहीं पता होता है, वैसे मोस्ट प्रॉब्ली को पता होता है एफआईआर का फुल फॉर्म, लेकिन आपको नहीं पता है तो आप जान लीजिए फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट कहते हैं एफआईआर को, ठीक है। तो उसके खिलाफ वो 506 और 351 के तहत वो एसिड फेंकने की धमकी का केस मुकदमा दर्ज करा सकता है। उसके अलावा अगर रैंक की बात की जाए तो दुनिया में जो पहला स्थान एसिड हमलों वाला देश में रखता है उसका नाम है यूनाइटेड किंगडम। बिल्कुल लिख लीजिए, दिमाग में छाप लीजिए। आपसे ये क्वेश्चन अगर आ भी सकता है पेपर में कि दुनिया में सबसे ज़्यादा एसिड हमलों वाला देश कौन सा है, तो यूनाइटेड किंगडम, ठीक है। उसके अलावा आपसे अगर ये पूछा गया कि ये बताइए कि भारत का कौन सा स्थान है दुनिया में, तो 101 नंबर पर भारत हमारा स्टे करता है। इतनी पॉपुलेशन के बाद फिर भी हम काफ़ी अच्छे स्थान पर हैं। और बांग्लादेश जो है वो 75वें स्थान पर है। अगर आपसे पूछा जाए कि ये बताइए कि एशिया के अंदर टॉप स्थान पर कौन है, तो आपको लगाना है बांग्लादेश, ठीक है। और दुनिया में पूछा जाएगा तो आपको लगाना है यूनाइटेड किंगडम। यूनाइटेड किंगडम मतलब इंग्लैंड, ठीक है। और RS शर्मा का फुल फॉर्म मैंने आपको बता ही दिया था, वैसे मैंने लिख भी दिया यहाँ पर, राम शरण शर्मा, ठीक है। ये कौन है प्रोफेशन से, तो ये रिटायर्ड जज हैं, सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज हैं, ठीक है। उसके अलावा एक केस हुआ था लक्ष्मी अग्रवाल वर्सेस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया केस। इसका फैसला कब आया था, इसका फैसला आया था 10/4/2015 को इसका फैसला आया था। इसके अंदर क्या कहा गया था, आपसे पूछा भी जा सकता है कि ये बताइए कि लक्ष्मी अग्रवाल वर्सेस भारत सरकार केस में क्या कहा गया था। तो इसके अंदर कहा गया था कि राज्य सरकार जो भी पीड़ित होगा उसको 3 लाख रुपए का मुआवजा देगी। क्या करेगी, उसको 3 लाख रुपए का मुआवजा देगी। दूसरा क्या कहा गया था कि एक वितरण कमेटी बनाई जाएगी, ठीक है। वितरण कमेटी क्यों बनाई जाएगी, वितरण कमेटी ये डिसाइड करेगी कि क्या नाम है हमारा जो वो है एसिड है उसको कैसे बेचा जाए, उसका स्टॉक कैसे रखा जाए, उसको कैसे नियंत्रित किया जाए, उसके ऊपर एक वितरण कमेटी बनाने की भी बात कही गई थी। तो आपसे पूछा जा सकता है, जैसे ऑप्शन में आपको 3 ऑप्शन ऐसे दे देंगे, 2 ऑप्शन ये दे देंगे, उसके अलावा एक ऑप्शन कुछ गलत दे देंगे, और उसके बाद आपको एक ऑप्शन ऐसे दे देंगे कि पहला दूसरा सही है, पहला दूसरा गलत है, उसके बाद दे देंगे पहला तीसरा सही है, उसके बाद दे देंगे सारे गलत है। तो आपको इस तरीके से आपको पता होना चाहिए कि पहला रिकमेंडेशन था 3 लाख का मुआवजा और दूसरा रिकमेंडेशन था एक वितरण कमेटी बनाई जाएगी, ठीक है। उसके अलावा एसिड के बारे में बता देता हूँ कि दिस ऑफेंस इज़ अंडर पोजिन एक्ट इन 1919। आपसे पता होना चाहिए कि ये जो है ये एक गैर जमानती केस है, किसके तहत, 1919 के तहत। लिख लीजिएगा भाई, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें बता रहा हूँ, तो इसको नोट कर लीजिएगा कि ये जो ऑफेंस है दिस ऑफेंस इज 1919 के तहत ये कम्प्लीटली नॉन कॉनिजुअल एंड नॉन वेलेबल है। स्टेट और यूटी दोनों में अप्लाइड होता है, यानी कि 1919 के तहत ना तो इसके ऊपर कोई बात विचार होगा, ना ही कोई कार्रवाई होगी, सीधा त्वरित कार्रवाई की जाएगी, यानी कि डायरेक्ट एक्शन लिया जाएगा। और एसिड अटैक वाले लोगों को 1% रिजर्वेशन दिया जाता है, किसके अंतर्गत, लोकोमोटर डिसेबिलिटी के अंतर्गत। मैंने आपको कल बताया था कि ड्राफिज़म के बारे में बताया था कि ड्राफिज़म को भी 1% रिजर्वेशन है लोकोमोटर के अंतर्गत, और एसिड अटैक वालों को भी लोकोमोटर डिसेबिलिटी के अंतर्गत 1% का रिजर्वेशन मिलता है, ठीक है। और जो कमेटी की बात कही गई थी यहाँ पर कि वितरण कमेटी बनाई जाएगी, वो वितरण कमेटी कब बनाई गई, वो वितरण कमेटी बनाई गई साल 2016 में। याद रखिएगा कब बनाई गई, साल 2016 के अंदर ये कमेटी बनाई गई। और इस कमेटी में क्या कहा गया, इस कमेटी में कहा गया कि आपको जो है स्टॉक का कितना आपने स्टॉक खरीदा उसका रजिस्टर रखना पड़ेगा, कितना आपने बेचा उसका रजिस्टर रखना पड़ेगा, और किस किस व्यक्ति को बेचा है इसका भी रिकॉर्ड रखना पड़ेगा, और उन्होंने किस पर्पज़ के लिए तेज़ाब खरीदा है इसका भी आपको रिकॉर्ड रखना पड़ेगा। अगर आप इसका रिकॉर्ड नहीं रखते हैं तो आपके खिलाफ़ कोई भी कार्रवाई हो सकती है, ठीक है। तो आई होप कि आज का जो ये हमारा तेज़ाब का सेशन था ये काफ़ी अच्छा रहा, और मैंने लगभग जितना भी क्वेश्चन बन सकता है पेपर में वो सारे डाउट आपके क्लियर किए हैं। अगर फिर भी आपके कोई डाउट रह जाता है तो आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में भेज सकते हैं। और अगर आपको हमारा काम अच्छा लगता है, कोर्सोलॉजी हब का काम आपको अच्छा लगता है, तो आप हमें 7874000889 के ऊपर फ़ोनपे और पेटीएम भी कर सकते हैं।
उसके अलावा 9971362521 के ऊपर आप हमें गूगल पे के माध्यम से जो भी आपसे बन पड़े आप हमें सपोर्ट कर सकते हैं। और इसी तरीके से लगातार आपके पास वीडियो आती रहेगी और मेरी ये कोशिश रहेगी कि जब तक आपका एग्ज़ाम होगा तब तक मैं आपको सारा कंप्लीट कोर्स जो स्पेशल एजुकेशन का है PRT लेवल का वो मैं आपको करवा दूँ, ठीक है। लेकिन आपसे एक उम्मीद करता हूँ कि अगर मैं रात के 1:30 बजे जाके वीडियो शूट करके आपको दे रहा हूँ तो आपसे ये उम्मीद है कि आप ईमानदारी से इसे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें, लोगों तक पहुँचाएँ। लगभग 12-15 हज़ार लोग जो हैं वो स्पेशल एजुकेशन PRT में जुड़े हुए हैं, ठीक है। लेकिन मेरी वीडियो देखने की संख्या मैं देखता हूँ 60, 65, 70, 100, 150 से ज़्यादा नहीं जाती है। तो मेरा इंटरेस्ट तभी बनेगा जब आपका भी इंटरेस्ट बने, ठीक है। तो मैं आपके लिए ईमानदारी से काम कर रहा हूँ, तो आप भी मेरे लिए थोड़ा सा ईमानदारी से एफर्ट लगाइए, थोड़ा सा शेयर करिए भाइयों और लोगों तक इसको पहुँचाइए। और जहाँ तक मैंने अपने हिसाब से वीडियो पूरा बेस्ट बनाने की कोशिश की है ताकि एक छोटी से छोटी बात भी वीडियो के अंदर छूटे ना। हमारा एक लक्ष्य है आपका सिलेक्शन और आपका एक लक्ष्य है हमारे चैनल को बड़ा बनाना। तो चलिए हम दोनों एक दूसरे से मिल करके एक साथ काम करें। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और अगले वीडियो में हम पार्किंसंस की बात करेंगे पूरे डिटेल से, पूरा कम्प्लीटली और अच्छे तरीके से पार्किंसंस का खात्मा हम अगले वीडियो में करने वाले हैं। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।